उसमें जो है ज़्यादा समझिए कि 3 तरीके क्वेश्चन आएंगे, मालूम ही है। एक ऑब्जेक्टिव आएगा जिसमें कुछ नहीं करना है, अगर आपको आ रहा है तो 5 मिनट का काम है केवल। और एक आएगा अतिलघु उत्तरी, उसमें आप किस तरीके से सवाल पूछ रहा है, एक शब्द भी हो सकता है, एक लाइन भी हो सकता है 2 से 3 लाइन हो। लेकिन जो लघुत्तरी पूछेगा वो कम से कम मान चलिए कि आपको 10 लाइन का लिखना होगा, मतलब कि आधा पेज तो कम से कम होना ही चाहिए। अब ये ना हो कि आप कोई सवाल आ गया तो 2 पेज आप उसको लिख डालें, नंबर आपको उतना ही मिलेगा चाहे आप 2 पेज लिखें, वो मतलब कम से कम आधा पेज से कम नहीं होना चाहिए। तो इसको आप लोग दिमाग में, पहला पेपर रहेगा, पहला सेमेस्टर, तो आप याद रखिएगा। अभी हम लोग इसे क्या पढ़ते, विराम चिन्ह। दूसरा रहेगा अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प विराम। लिखिए, हिंदी में अल्प विराम चिन्ह का, हिंदी में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर रुकना या ठहरना। इनका प्रयोग निम्नलिखित जगह पे किया जाता है। नंबर 1, जब 2 से अधिक समान पदों, जब 2 से अधिक समान पदों अथवा वाक्यों के प्रयोग की गुंजाइश हो, तो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम लक्ष्मण और सीता राजभवन में पधारे।
हो गया, लिखिए हम लोग। पीछे दिख रहा है बेटा, दिख रहा है। देखिए वो हमें क्या कहा कि जहां पर समान पदों या वाक्यों की प्रयोग करने की गुंजाइश है, जैसे अगर हम यहाँ पे ये लिखते राम और लक्ष्मण और सीता राजभवन में पधारे, तो अच्छा लगता? नहीं अच्छा लग रहा है। अभी अगर इसमें और 10 नाम होते तो ये और का प्रयोग कहाँ जाता? सबसे आखिरी में। ये और का प्रयोग सबसे आखिरी में जाता, मतलब कि और अगर 2 ही लोग होते तो राम और सीता या राम और लक्ष्मण, चूंकि 3 नाम है तो अगर 10 नाम है तो ये अल्प विराम लगता चला जाएगा। और का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? आखिरी, मतलब जो आखिरी के पहले, आखिरी का नाम इसमें कौन सा है? सीता। इसके पहले हम क्या करेंगे? और का प्रयोग करेंगे। और अगर मान लीजिए 10 नाम है, 10 नाम में हम क्या किया? और लगाते चले जाएं, ये और वो और ये ना, तो कैसा लगेगा? तो लगेगा जैसे हम कोई गाना गा रहे हैं, तो वो शब्द नहीं बनेगा। तो इसलिए कि जब इसका एक नियम है कि जब समान पद हो, समान वाक्य हो या इनके आने की गुंजाइश हो, तो ऐसे शब्दों और वाक्यों के बीच में अल्प विराम का प्रयोग होता है। नियम नंबर 1। दूसरा लिखिए, ये तो शब्द हो गया। वाक्य में लिखिए, वह रोज आता है। उदाहरण नहीं रहेगा, हाँ एग्जाम्पल नहीं रहेगा। वह रोज आता है, काम करता है और चला जाता है। यहां कहां पे लगेगा आप? रोज आता है के बाद लग जाएगा। वह रोज आता है, अल्प विराम, काम करता है और चला जाता है। और उदाहरण लिख लीजिए, छोटी, छोटी, उदाहरण में चलेगा। छोटी, हल्की, गोल और किनारेदार थाली ले आओ। जिसको समझ में आ रहा हो फिर से पूछ ले। छोटी, हल्की, गोल, छोटी के बाद अल्प विराम, हल्की के बाद, गोल के बाद, छोटी, हल्की, गोल और किनारेदार थाली ले आओ। अब नियम नंबर 2 लिखिए, जहां पुनरावृत्ति हो, जहां पुनरावृत्ति हो, जैसे सुनो सुनो, सुनो सुनो, वह गा रही है। इसको अगर हम लोग और किसी तरीके से बोल सकते हैं, अगर अल्प विराम का प्रयोग न लगाया जाए तो कैसे बोला जाएगा? सुनो और सुनो, है? सुनो नहीं,
ये पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है कि जहाँ शब्द दोहराए जाए। तो यहाँ पे क्या है, सुनो सुनो 2 बार आ रहा है, तो सुनो की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये कह रहा है कि दूसरा नियम यह होता है कि जब किसी शब्द की, वाक्य की पुनरावृत्ति हो तो वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो सुनो सुनो, सुनो सुनो के बीच में अल्प विराम लग जाएगा। वह गा रही है। दूसरा उदाहरण लिख लीजिए। नहीं नहीं, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगला तीसरा नियम, यदि वाक्य के बीच में पर इसी से, इसलिए, किसी से नहीं, इसी से, हाँ, इसलिए, परंतु, लेकिन, इसी से हो गया, हाँ, इसलिए, लेकिन, परंतु, किंतु, अतः, क्योंकि, जिससे, तथापि, इत्यादि शब्दों का अपव्यय हो, इत्यादि शब्दों का अपव्यय हो, तो वहां भी अल्प विराम लगाया जाता है। उदाहरण लिखिए। यह लड़का पढ़ने में तेज है, इसी से लोग इसे चाहते हैं। इसी से लोग इसे चाहते हैं। कहाँ लग जाएगा कि पहले ये लड़का है, हाँ, ये अश्वत बताओ, स्वाति क्या बोल रही हो? तेज है, बस तेज है के बाद लग जाएगा, मतलब इसी से पहले, हाँ लगाइए। यह लड़का पढ़ने में तेज है, अल्प विराम, इसी से लोग इसे चाहते हैं। अब देखिए क्या कहा है, इसका एक कहने मतलब है कि जहां पर इन शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन, परंतु, किंतु, तथापि, इसी से, इसलिए, उसके पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला उदाहरण, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्योंकि काम पूरा नहीं है।
ठीक। परसों मेरा छोटा वाला बेटा स्कूल में गया तो होमवर्क नहीं पूरा किया था, तो मैडम डांटी तो कहे रोने लगा। कहा क्यों नहीं? कहा कि हमारे घर में नौकर हैं। तो कहा हमारे घर में 3 नौकर हैं। तो कहा कौन कौन? कहा कि मम्मी, भैया और दीदी। तो मैं कही तीनों लोग क्या करते हैं? तो बताया कि मम्मी जो है कपड़ा पहनाती हैं और जो दीदी है वो हमारा होमवर्क पूरा करती है, और भैया जो है स्कूटी चला के स्कूल ले जाता है। तो कहे कि पापा क्या करते हैं? कहा पापा नौकर नहीं है, लेकिन वो भी जब आते हैं तो 4 व्हीलर से कुछ उनको टहलाते हैं। तो और वो रोता क्यों हो कि जैसे अभी हमने लिखा ना कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि काम पूरा नहीं है। पहले हम लोग ऐसे बहाने बनाते थे, लेकिन अब पहले क्या था, हम लोग बहाने बनाते थे, अब स्कूल से फ़ोन आ जाता है कि अगर आपके बच्चे का होमवर्क पूरा नहीं है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, जो भी चीज़ें होती हैं तुरंत आपको फ़ोन आ जाता है। तो वो बहाने अब नहीं चल पाते हैं। तो पहले हम लोग बहाने कर लेते थे ना कि नहीं ये काम नहीं है इसलिए हम नहीं जाएंगे, लेकिन, किंतु, परंतु, तथापि ऐसे शब्द जब आते हैं तो उसके पहले अल्प विराम का प्रयोग लगा दिया जाता है। तो ये सही भी है। अगर आप सेंटेंस सही से देखें, हम लोग देखिए होता क्या है, हम लोग भले ना लिखें, लेकिन जब शुद्ध की बात आती है, जब आप कभी पत्र लिखेंगे, कभी निबंध लिखेंगे, कभी जब अधिकारी बनने की जब कोई आप परीक्षा देते हैं, जहाँ की लिखित परीक्षा क्यों की जाती है? वह आपका ह्यूमन सेंस देखने के लिए किया जाता है। लिखना तो सब लोग किताब पढ़ जाते हैं, सब लिखते हैं, लेकिन कहाँ कामा लगता है, कहाँ पे बिंदी लगती है, कहाँ पे कितना गैप होना चाहिए, ये आपके ह्यूमन सेंस की जानकारी के लिए, मतलब कितने आप अपने मतलब ह्यूमन के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति कितने आप जागरूक हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग कामा ना लगाएं तभी बहुत अटपटा नहीं लग रहा है, कल मैं स्कूल नहीं जाऊँगा क्योंकि काम पूरा नहीं, बात खत्म। लेकिन यहाँ अल्प विराम जब इसलिए लग रहा है कि ये 2 वाक्यों के बीच को थोड़ा सा अलग कर रहा है, 2 वाक्यों के बीच को क्या अलग कर रहा है। अब अगर कामा आप नहीं लगाएंगे तो वो अलग नहीं कर रहा है, उसी में क्या कर रहा है, समेट दे रहा है। मतलब थोड़ा सा छड़ी, जिसको हम लोग कहते हैं कि माइक्रो सेकेंड की बात करते हैं, कि हल्का जैसे हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस लेने और दूसरी सांस लेने में बहुत थोड़ा सा अंतर आता है। अगर हम लोग जानबूझ के सांस को ना रोके तो लेते हैं तो लगातार प्रक्रिया चलती है। लेकिन जब ये अल्प विराम लगता है कि अल्प विराम का मतलब ही होता है थोड़ा सा रुकना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कल मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, हल्का सा हम लोग रुक गए क्योंकि मेरा ये काम पूरा नहीं है, तो वहाँ पे अल्प विराम लग जाएगा। अगला उदाहरण देखिए, ऐसा कोई काम न करो, ऐसा कोई काम न करो जिससे तुम्हारी बदनामी हो, जिससे तुम्हारी बदनामी हो। अगला एक उदाहरण और लिख लीजिए, उसने परिश्रम किया तथापि परीक्षा में पास हो गया। तथापि के पहले लग जाएगा। जहां किसी, अगला वो लिखिए, चौथा नंबर होगा ना, नियम लिखिए, जहां किसी व्यक्ति को, हाँ चौथा ना, हाँ वही बोल रहा हूँ, आप वहां चौथा लिखो, मेरे में यहाँ तीसरा रहेगा वो। चलिए, जहां किसी को संबोधित किया जाए, जहां किसी को संबोधित किया जाए, किसी को नहीं, किसी व्यक्ति को। तो
ऐसे बना दो, किसी व्यक्ति को, सही संबोधित तो व्यक्ति को किया जाएगा ना, जहां किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए। सेंटेंस पूरा कर दो, जहां किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। लिखिए उदाहरण, सज्जनों, समय आ गया है, सावधान हो जाओ। यहां पे कहां लगेगा? सज्जनों के बाद। हाँ, अभी सावधान हो जाओ, ठीक है। मतलब परीक्षा के समय, जैसे इसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं, बच्चों परीक्षा के समय आ गया है, तैयार हो जाओ, कहा जा सकता है ना भाई। किसी भी चीज की सावधानी या तैयार होना बात एक ही है। तो ये तो किताबी उदाहरण हो गया। अगर हम लोग व्यवहारिक उदाहरण देना चाहें तो हम आपको इस समय यह उदाहरण दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी परीक्षा 1 महीने के बाद आने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चों तैयार हो जाओ या सावधान हो जाओ, परीक्षा का समय आ गया है। अगला उदाहरण लिखिए। महाशय, महाशय, का मतलब अल्प विराम, मैं आपका आभारी हूं। देखिए यहाँ पे किताब है, किताब में भी थोड़ा गलत दिया है कि जैसे हम लोग जब किसी को सम्मान देते हैं, जैसे इसमें महोदय और महाशय दोनों लिखा गया है, तो हम लोग जैसे जब किसी को सम्मान देते हैं तो एक ही बार देना चाहिए। एक ही बार मतलब जैसे किसी का नाम लेते हैं या किसी को बुलाते हैं तो बार बार आगे भी जी, पीछे भी जी, महोदय, महोदया, ठीक। तो क्या होता है ना, ये अधिक सम्मान भी कभी कभी व्यंग लगता है, चुभता है। तो किसी को अगर आप बोलते हैं जैसे श्री आप बोल दिए, मिस्टर बोल दिए, तो आखिरी में जी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगर आप हमसे जी सर बोल दिए तो सर जी बोलना जरूरी नहीं है, ठीक। सर अपने आप में एक सम्मानजनक शब्द है। सर या मैडम जब हम बोलते हैं किसी को तो ये अपने आप में एक सम्मानजनक शब्द है। इसके आगे जी लगाना, मैडम जी, सर जी, ये थोड़ा से ठीक, चलो यहाँ तो चल जाता है। लेकिन जब हम किसी को सम्मान देते हैं, जैसे कभी कभी लिखते हैं लोग श्री, महोदय, माननीय, फला फला, ये ठीक एक ही साथ कई शब्दों, मतलब जितने सम्मानित शब्द हैं उतने लगा दिए जाते हैं, क्योंकि ये नेताओं के लिए ज़्यादा लगाया जाता है। तो नेता बड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, वो खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन अगर आप किसी अधिकारी के साथ ऐसा करेंगे और तुरंत आपको कहेगा ये तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, भाई आप खुद सोचो कि हर बात पे अगर कोई आपको इस तरह इतना सम्मान दे तो आपको क्या व्यंग टाइप लगेगा ना। तो कभी कभी कुछ शब्द, देखिए चीज़ें ऐसी होती हैं कि समय के साथ, अब नेता मंत्री के कुछ उनको पता नहीं है कि पहले भी जी लगाया जाता है, बताइए तो भाई उनको ये पता जी लगाया जाता है, आगे लगा दिया है ठीक है, पीछे लगा दिया और ठीक है, बीच में कहा दोबारा और अगर नेताजी लिख दिया तो उनको लगता है कि नहीं इसका काम कर देना चाहिए, बहुत सम्मान दे रहा है। उनको ये नहीं पता है कि ये जितना जी लगाया है एक के बाद जितना 2, 3, 4, 5 जी लगाया है, ये सब व्यंग में आएगा, ठीक। इसीलिए कहा जाता है ना कि नेताओं को खुश करने के लिए चापलूसी की
परम आवश्यकता होती है। आप जितने बड़े चापलूस रहेंगे उतने अच्छे नेता को आप खुश करेंगे। अधिकारी के साथ चापलूसी नहीं चल पाती है। 2 मिनट में वो जान जाएगा कि आपके जो शब्द हैं, आपकी जो मानसिकता है, आपके जो विचार हैं, वो चापलूसी वाले हैं कि दलाली वाले हैं, ब्रोकर वाले हैं कि हकीकत में आप परेशान हैं, वो पकड़ लेते हैं। जैसे यही तो होता है ना, पढ़ने लिखने का मतलब क्या होता है कि तुरंत चीज़ों को आप समझ जाएंगे। और कहा जाता है ना कि जहाँ विज्ञान और धर्म, जिस तरीके से विज्ञान और धर्म दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, उसी तरीके से तर्क और भावना ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जो व्यक्ति तार्किक होता है वो भावनात्मक नहीं होता। मतलब तार्किक मतलब जो किसी कुर्सी पर बैठा हो, जो पढ़ा लिखा हो, आप कितना भी उसके सामने आंसू गिरा लीजिए, अगर उसका मन नहीं करेगा तो आपका सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर गांव में आप किसी से कुछ मांग रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप झूठा मूठ कर रो दिए यार, तो कह रहे यार बहुत परेशानी से दे दो ना। तो हमेशा आप देखिएगा धर्म और विज्ञान ये 2 धुरी हैं, और हम दोनों इसी के बीच में क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। आधे इधर विज्ञान वाले हैं, आधे इधर धर्म वाले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों को संतुलन बना के चलते हैं, वो भी ठीक ठाक व्यक्ति हैं, धर्म को भी मानते हैं, विज्ञान को भी मानते हैं। तो उसी तरीके से तर्क और जो भावना, इमोशनल जिसको हम लोग कहते हैं, ये दोनों विपरीत चीज़ें हैं। जो व्यक्ति तार्किक हो जाता है वो रोना गाना अभी अगर रोने से अगर दरोगा, पुलिस, एसपी, डीएम अगर पिघलने लगे तो हर आदमी जाकर उनके सामने रोएगा, कितने लोग को काम करेंगे? कुछ नहीं। रोना गाना अलग की बात है, वो तथ्यों पे चलते हैं, कागज पे चलते हैं। जो चीज़ें तार्किक है, सही क्या हो उस पर चलेंगे। तो ये चीज़ें होती है। इसी तरीके से जो भी हमने आपको बताया है कि जब हम लोग किसी का भी नाम लिखते हैं, किसी को भी कोई संबोधित करते हैं, चाहे लिखित के माध्यम से चाहे मौखिक के माध्यम से, तो सम्मानजनक जो शब्द होता है उतना ही देना चाहिए एक बार। उससे जानते क्या लगता है, फिर सामने वाले को लगेगा कि नहीं, जो सामने वाला बोल रहा है ये भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ये भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तार्किक व्यक्ति है, समझदार। अगर आप बार बार तो लगेगा कि नहीं बिल्कुल एक गिरा हुआ व्यक्ति है, ये बस नाटक कर रहा है, किसी तरीके जी सर महोदय करके अपना काम निकाल के जाएगा और बाहर आपको गाली देगा। तो उसमें क्या आता है, जब भी कभी आप कोई पत्र लिखिए, इसीलिए पत्र और निबंध जो जितने भी अधिकारी रैंक की परीक्षा होती है उसमें जो है पत्र और निबंध दोनों लिखवाए जाते हैं, यही देखने के लिए कि आपकी लेखन शैली क्या है, आपके जो शब्द हैं, भाई शब्द कैसे आएंगे। जैसे जो चीज़ें आप बोलते हैं या जो चीज़ें आप पढ़ते हैं वही जो शब्द आपके जीवन में प्रयोग करेंगे आप। जितना जो शब्द आपने कभी बोला नहीं है, आप कभी सुने नहीं, उस शब्द का प्रयोग तो आप करेंगे नहीं। इसीलिए लोग करते क्या है, नॉवेल बहुत पढ़ते हैं, उपन्यास, कहानी। उसमें होता क्या है कि एक तो हमें एक कहानी मिलती है, एक उसकी जानकारी मिलती है, वो तो एक अलग चीज़ है। उसमें ऐसे ऐसे शब्द हमें आपको मिलेंगे, चाहे वो क्लिष्ट हो चाहे सामान्य शब्द हो, जिसका कहीं भी प्रयोग करना बड़ा अच्छा माना जाता है। जैसे चीज़ें वही हैं, थोड़ा, कम, अल्प, तुच्छ, चीज़ें सब एक ही हैं। थोड़ा, कम, अल्प, तुच्छ। लेकिन जहाँ कम की बात है, अगर आप वहाँ तुच्छ लगा देंगे तो मामला क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो होता क्या है, चीज़ें, लेकिन वही देखा जाता है कि कौन सा शब्द हम लोग कहाँ बैठाते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को ये कहा जाए कि ये पढ़ने में बेकार है, ये पढ़ने में बेकार है, और ये कहा जाए कि ये पढ़ने में कमज़ोर है, दोनों में अंतर है। तो जो कमज़ोर वाला शब्द है उसमें एक चीज़ ये छिपा हुआ है, नहीं कमज़ोर है, अभी ये अगर कोशिश करेगी या करेगा तो आगे अच्छा पढ़ सकती है या कोई काम हो। और बेकार शब्द जहाँ लग गया उसमें कोई अच्छा होने की संभावना खत्म हो जाती है। इसको देखिए, समझिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो शब्दों का हेरफेर किया गया है, शब्दों का जो प्रयोग बनाया गया है, वो अर्थ के हिसाब से सटीक जगह प्रयोग होना चाहिए। छोटा उदाहरण हमने आपको बता दिया कि अगर हम आपको कहें कि यह लड़का या लड़की पढ़ने में कमज़ोर है, ठीक है, यहाँ तक तो लड़की को या लड़के को भी कोई गुस्सा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि सर हमारे हित की बात कर रहे हैं, मैं कमज़ोर हूँ, बता रहे हैं, अगर मैं कोशिश करूँगा तो मैं अच्छा पढ़ सकती हूँ। लेकिन अगर हम ये कह दें नहीं ये लड़की या लड़का एकदम बेकार है पढ़ने में,
तो वहाँ ये शब्द भी खराब जा रहे हैं, और इस शब्द में यह छिपा हुआ है कि मतलब अब इसमें सही होने की संभावना नहीं है। तो इसीलिए कभी कभी जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं तो सम्मान वाले, उसको एक बार श्री लगा दिए तो जी मत लगाइए, जी लगा दिए तो श्री मत लगाइए, महोदय लगा दिए तो वो मत लगाइए, श्रीमान मत लगाइए ना। लगाते हैं ना कि महोदय, श्रीमान, फला फला, दुनिया भर की चीज़ें हम लोग लिखते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपके बैठ नियम में आती है। और थोड़ी सी चीज़ होता क्या है कि इसमें हमेशा आप करिए एक बार श्री, महोदय, जो भी आपको समझ में आए, और नहीं अगर आगे लगा पा रहे हैं, भूल गए तो पीछे जी लगा दीजिए। इसीलिए हमारे समाज को सुधारने के लिए माफ़ी शब्द रखा गया है, सॉरी। तो इसीलिए जब हम लोग कुछ लिखते हैं, जब सामने नहीं लगा पाते हैं, एक शब्द पीछे के लिए जी छोड़ा गया है, आखिरी में भी अगर आप जी लगा देंगे तो सामने वाले की गलती जो होती है, जो शुरू में लिखना चाहिए, वो पूरी हो जाती है। ठीक है, आपने आगे सम्मान नहीं दिया, पीछे आपने सम्मान दे दिया है। तो एक बार हमेशा लगाना चाहिए आपको। अब इसमें तो टॉपिक बची हुई है। अगला लिखिए, पांचवा। एक उदाहरण हो गया, दो हुआ इसमें, पांचवा लिखिए। यदि वाक्य में प्रयुक्त किसी व्यक्ति या वस्तु की, किसी व्यक्ति या वस्तु की विशिष्टता की बात की जाए, विशिष्टता की बात की जाए, तो वहां भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरा भाई इंजीनियर है, जो कि विदेश गया है। मेरा भाई इंजीनियर के बाद लग जाएगा। अगला उदाहरण, दो यात्री हाँ वही मतलब कुछ सेंटेंस है के बाद, हाँ वही पूरा हो रहा है ना। अरे इतना तो तुम समझ ही गई होगी। मेरा भाई इंजीनियर है, अल्प विराम, जो कि विदेश गया है। दूसरा देखिए, दो यात्री जिनकी दुर्घटना हुई थी,
अब वे ठीक है। मतलब समझ में आया कि ये कह रहा है कि जब जहाँ पे कोई विशिष्टता की बात, जैसे इंजीनियर और दुर्घटना, ये दोनों क्या है, ये एक तरीके से ये किसी विशिष्ट की बात कर रहा है। उधर से बेटा इधर से ले तो विशिष्टता की बात मतलब कह रहा है कि ये कोई विशिष्ट काम हुआ है। विशिष्ट काम में जब आता है तो ये आपको बताएगा कि यहाँ पे आपको अल्प विराम का प्रयोग करके तब आप थोड़ा से आगे बढ़ेंगे। तो जो अल्प विराम का नियम है, सबसे पहले तो आप जानिए कि हिंदी में सबसे अधिक इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका सबसे अधिक प्रयोग होने के बाद और जो अभी अर्ध विराम आएगा उसके बाद इसका नंबर आता है। इसके कम से कम आपको 10 से 11 नियम हम लोग को पढ़ने हैं, जिसमें ऐसे थोड़े थोड़े करके हैं, कोई विशेष की बात करता है, और ये इस तरीके से हम लोग इस पूरे इसको पढ़ेंगे। और अगला जो रहेगा हम लोग का, अभी इसमें और 5 हुआ है ना, ठीक है।